हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर सेल ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सेल के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे थ्रू द माइंड मैप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है, व्हाट इज सेल। सेल जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, जो हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पर प्रेजेंट है, उसकी सबसे छोटी जो टाइनी यूनिट है जिससे वो मिल करके बना हुआ है। ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर जिससे बना हुआ उसको हम सेल बोलते हैं। इसलिए हम सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल तो समझ में आ गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की बोलते हैं। ये बहुत सारे फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारा सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, न्यूक्लियस। ओके, तो हमने इसी के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, सेल में जो होता है न्यूक्लियस होता है, हमें ये पता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमने 2 टाइप में हमने अपने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। एक होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एसिड वगैरह रहता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियोइड रहता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, तो उनको उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे जिनमें लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उनको बोलेंगे हम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब आ जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, पूरा अच्छे से मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो उन ऑर्गेनिज्म हम क्या बोलेंगे जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसको हम बोल देंगे यूकैरियोट्स। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारी सेल के अब हमने एक और फर्दर डिवाइड कर दिया है ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ये किस बेसिस पे है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ओनली 1 सेल प्रेजेंट होती है, सिर्फ ओनली 1 सेल ही उनका पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मल्टी सेल्युलर, जिसमें बहुत मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर वो होते हैं जिसमें ओनली 1 सेल होती है, और मल्टी सेल्युलर वो होते हैं जिसमें बहुत मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे यूनिसेल्युलर में तो सिर्फ 1 सेल है, क्या ये पूरा परफॉर्म करती होगी फंक्शन? यस, जिसमें 1 सेल भी है ना वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हमने यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर भी समझ लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी सेल जो है वो आखिर बनी किस चीज से होती है, तो अब हम समझेंगे सेल हमारी बनती किस चीज से। तो अब इसमें आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो हमारी सेल बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखो आप खुद सोचो, ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, उसके पास उसकी आउटर कवरिंग क्या है, स्किन है, प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी वजह से हमारी सेल को भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है, नीड है प्रोटेक्शन की। तो वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। ये प्लांट में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है। प्लांट सेल इन द सेंस प्लांट भी तो उससे बना है सेल से, तो प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। अब ये सेल मेम्ब्रेन भी तो किसी चीज से बनी होगी, तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है हमारी लिपिड्स से। क्लियर। अब इसमें एक और आता है, सेल हमारी सेल वॉल भी से भी बनी होती है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है सेल में, लेकिन ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, और ये सेल्यूलोज से बनी होती है। प्लांट सेल्स प्लांट में होती है, प्लांट में ये इसलिए होती है, देखो अगर हमारा कुछ उसे ज्यादा प्रोटेक्शन देने के, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो तो क्या दिखाती है, लोकोमोशन दिखाती है, वो हमारा मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो होता है प्लांट लोकोमोशन नहीं करता है, वो सिर्फ मूवमेंट तो कर रहा होता है लेकिन लोकोमोशन नहीं कर रहा होता है। तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लांट सेल में। अब आता है हमारा न्यूक्लियस। अब हमने जो यहाँ पे देखा था ना, न्यूक्लियस नहीं होता उसे प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोट्स बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियस बेसिकली होता क्या है, ये सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है, जो पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारा जो मेन ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन से हम सब कुछ कंट्रोल करता है ब्रेन हमको, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ना, डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फंक्शन क्या होता है, डीएनए का फंक्शन ये होता है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस होती है। ये इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस क्या, पेरेंट्स से आगे जनरेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन जानी है, आई का कलर कैसा होगा, नोज का कलर कैसा होगा, हेयर कैसे होंगे, तो ये वो वाला इंफॉर्मेशन रखता है, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है। ठीक है,
अब डीएनए भी हमारा देखो हमने कैसे 3 टाइप में है, ये 3 टाइप नहीं है, इसे हम समझेंगे है क्या है। इसमें टर्म आती है, एक तो क्रोमोसोम आता है, क्रोमैटिन मटेरियल आता है, जीन, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन नहीं होगी, डीएनए जो होता है ना वो हमारा स्केटेड फॉर्म में पड़ा होता है, न्यूक्लियस के अंदर स्केटेड फॉर्म में होता है हमारा डीएनए। जब स्केटेड फॉर्म में होता है तो उसको हम बोल देते हैं क्रोमैटिन। अगर हमारा डीएनए स्केटेड फॉर्म में है तो उसे हम बोल देते हैं क्रोमैटिन। अगर हमारा डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में है, मतलब पहले तो फैला हुआ था वो पूरा कंडेंस्ड हो गया, उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। और वैसे तो हमारा डीएनए नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वो स्केटेड फॉर्म में ही रहता है, मीन्स क्रोमैटिन की फॉर्म में ही रहता है। लेकिन क्रोमोसोम की फॉर्म में कब होता है, मतलब वो कंडेंस्ड कब हो जाता है, वो कंडेंस तब होता है जब सेल डिवाइड कर रही होती है। क्रोमोसोम हमें कब दिखता है, जब सेल डिवाइड कर रही होती है। अब इसमें आता है जीन, ठीक है। जीन ये क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। देखो ऐसे समझो, हमारा ये डीएनए है, ठीक है, ऐसे समझ लो डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए है तो इसमें हमारा पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे जाएगी आगे जनरेशन में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानी, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब ये जीन क्या होता है, ये सेगमेंट होता है डीएनए का। कोई ऐसे इतना सेगमेंट ले लो, मान लिया हमने यहाँ से डीएनए में इतना सेगमेंट ले लिया, तो इसमें मान लीजिए किसकी, नोज की इन्फॉर्मेशन है कि नोज कैसी होगी, इतना सेगमेंट ले लिया जीन का। इसमें मान लो आई की इन्फॉर्मेशन है कि आई का कलर कैसा होगा। तो ये जीन होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन रहती है। क्लियर। तो हमने न्यूक्लियस भी समझ लिया। अब हमारी 4th टर्म आती है हमारी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल। जो हमारे सेल के अंदर ना फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका बस इतना ही वर्क होता है, कुछ वर्क नहीं होता, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनेलेज पड़े होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेलेज क्या होते हैं, अब ये समझते हैं सेल ऑर्गेनेलेज क्या होते हैं। देखो सेल ऑर्गेनेलेज क्या होते हैं, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी भी कुछ ह्यूमन बॉडी को परफॉर्म करती हैं, फंक्शन कौन करते हैं, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स करते हैं, जिसकी हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन जो है अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ऐसे ही सेल में अलग अलग ऑर्गेनेलेज होते हैं जो कि अपना अलग अलग सेपरेट स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेलेज कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया था सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे हमारे सेल ऑर्गेनेलेज ऐसे ही पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनेलेज क्या है, समझ में आ गया ना, ये स्पेशल सम स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, अलग अलग करते हैं, सबका अलग अलग वर्क होता है। अब देखेंगे कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलेज हैं। ये जो हमने देखा कि सेल किस किस से बनी होती है, क्या क्या होता है, सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, कंट्रोलिंग सेंटर होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म होता है, कुछ टर्म्स पढ़े थे हमने सेल के अंदर जो होती है। अब आते हैं सेल ऑर्गेनेलेज पे जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है हमारा ईआर क्या होता है, ईआर होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, लार्ज नेटवर्क होता है ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क होता है, कुछ भी पूरे सेल में कुछ इन्फो देने का, कुछ पैकेजिंग करने का, उसका पूरा नेटवर्क होता है, ठीक है। अब इसमें आती है 2 टर्म्स, एसईआर, आरईआर। ये भी 2 टाइप का होता है, एसईआर, आरईआर। आरईआर क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। इससे क्या होता है, राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, जो कि राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन की मेकिंग में। जो कि राइबोसोम किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन की मेकिंग में हेल्प करते हैं। वो किस में अटैच्ड होते हैं, आरईआर में। जो कि आरईआर क्या है, ईआर का टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ईआर का टाइप, क्या है, फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सरफेस से अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम किस में हमारा हेल्प करते हैं, प्रोटीन में। क्लियर। अब आता है इसका दूसरा टाइप, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन मेकिंग फैट्स, लिपिड्स, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया 2 टाइप ऑफ, हमने ईआर भी समझ ली। अब नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेले आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है, ठीक है। एटीपी क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये होता है हमारे इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की, एटीपी को, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, सेल को पावर प्रोवाइड करता है, एंड एटीपी जो होती है एटीपी की फॉर्म में करता है। अब आता है हमारा यहाँ पे प्लास्टिड। अभी प्लास्टिड भी सेल ऑर्गेनेल है, बट नॉट इन एनिमल सेल, ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो होते हैं वो हमारे सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं। ये क्या होते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं सेल को, ठीक है।
एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है जो क्रोमो वर्ड लगता है कलर के लिए, कोई भी कलर का प्लास्टिड है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ये स्पेसिफिक एक प्लास्टिड है जो कि हमारा प्लांट में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जो कि कलरलेस होता है। ये हमने पढ़ लिया प्लास्टिड के बारे में। ये प्लास्टिड ऑर्गेनेल होते हैं ओनली इन प्लांट सेल। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल आता है गोल्जी अप्रेचेस। अब ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री इन विच प्रोटीन रिसीव फ्रॉम ईआर फर्दर प्रोसेस्ड। देखो हमने देखा ना ईआर में हमारा प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही थी कैसे। देखो ईआर का एक टाइप था हमारा आरईआर, ठीक है। आरईआर था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे अटैच होते थे राइबोसोम। तो राइबोसोम किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन की मेकिंग में, ठीक है। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि जो फैक्ट्री इन विच प्रोटीन रिसीव फ्रॉम ईआर, जो हमारा ईआर से हमें जो प्रोटीन रिसीव होता है, कौन सा ईआर, वो भी आरईआर। क्यों, क्योंकि आरईआर की सरफेस से ही हमारे राइबोसोम अटैच होते हैं, वहां पे प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई हुई। तो जब हमारी फैक्ट्री, ये गोल्जी अप्रेचेस किस चीज का काम करती है, जो हमारा ईआर से प्रोटीन बन के आ गया, ठीक है, आप उसे हर ऑर्गेनेल को देना जिसको नीड है, फर्दर प्रोसेस्ड हो जाता है। ये गोल्जी अप्रेचेस का वर्क है, ये प्रोसेस कराने में वर्क करती है प्रोटीन को, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होता है, हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। देखो अगर कोई हमारा सेल है उस पर कोई हार्मफुल कोई फॉरेन मटेरियल आ रहा है, ठीक है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, तो उसे क्या कर लेता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है, खुद डाइजेस्ट कर लेता है, जो कि वो सेल में जा ही नहीं पाता, ये खुद डाइजेस्ट कर लेता है, तो सेल प्रोटेक्ट रहती है, इसलिए इसको सुसाइडल बेग भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ओनली इन प्लांट सेल में होता है। ये क्या करता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट होता है इसमें। क्यों होता है ओनली प्लांट सेल में, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी तो अपना वेस्ट मटेरियल जो होगी वो इजेशन के थ्रू निकाल देगी, ठीक है। लेकिन वैक्यूल प्लांट सेल में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें वैक्यूल होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने सेल के सेल ऑर्गेनेलेज देख लिए जो कि कुछ इंपॉर्टेंट थे। ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्जी अप्रेचेस हमने पढ़ लिया, लाइसोसोम्स हमने पढ़ लिया, वैक्यूल्स हमने पढ़ लिया। तो थे इसके सेल ऑर्गेनेलेज। और ये जो हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये इसका सेल का ऑर्गेनाइजेशन किससे मिलकर बनी होती है, ठीक है। हमने ये भी समझ लिया कि प्रोकैरियोट्स हम किसे बोलते हैं, यूकैरियोट्स किसे बोलते हैं, यूनिसेल्युलर कौन होता है एंड मल्टी सेल्युलर कौन होता है। अब सेल से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज भी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारी सबसे पहले सेल डिस्कवर्ड हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी, और वो भी कैसी थी, डेड सेल थी। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल तो डिस्कवर करी थी इन 1665, बट वो कौन सी थी, डेड सेल थी, लिविंग सेल डिस्कवर्ड नहीं की थी। लेकिन फिर इसके बाद फर्दर जो लिविंग सेल डिस्कवर करी थी वो करी थी एंटन वॉन लीवेनहॉक ने। किसने करी थी, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने, वो भी पॉन्ड में की थी, ठीक है। फिर न्यूक्लियस को भी किसी ने डिस्कवर करा होगा सेल के अंदर, उसने करा था रॉबर्ट ब्राउन ने। एंड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये लिविंग सब्सटेंस होता है सेल का, जिसको डिस्कवर करा था पुरकिंजे ने, ठीक है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी थी। थ्योरी क्या आती है कि जो हमारी सेल होती हैं वो अराइज होती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक सेल से दूसरी सेल बनती है। ये वाली इन्होंने थ्योरी दी थी, जो कि दी थी शील्डन, श्वैन एंड विर्को ने, ठीक है। ये कुछ डिस्कवरी थी, ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें कुछ एक टर्म्स हम पढ़ते हैं। देखो हमने सेल में पढ़ा कि सब कुछ हमने पढ़ लिया, इसका जो सेल का अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 थिंग हैपेंस व्हेन वी पुट एन एनिमल और प्लांट सेल इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन H2 इन वाटर। देखो ये पढ़ाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है। देखो आपको डिफ्यूजन पता होगा, डिफ्यूजन क्या होता है, जो हमारा मूवमेंट होता है गैस का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये हायर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन देखो क्या होता है, हमारा कोई सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की जो हमारी अमाउंट है वो कम है, और बाहर CO2 की अमाउंट, वो बाहर O2 की अमाउंट ज़्यादा है और CO2 की अमाउंट अंदर जाता है, ठीक है। अंदर जो सेल के अंदर है वो CO2 की अमाउंट ज़्यादा है और बाहर O2 की अमाउंट ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट होगा, गैस का एक्सचेंज होगा कि CO2 क्या हो जाएगी, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है CO2 का टू द लोअर कंसंट्रेशन जाएगी, मतलब एक जगह CO2 का हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है। इनसाइड क्या है सेल के, हायर कंसंट्रेशन है, और आउटसाइड क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो वहाँ मूवमेंट होगी CO2 की, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं।
अब वाटर के मॉलिक्यूल के लिए हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। वाटर के मॉलिक्यूल का वो होना, मूवमेंट होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें ये जो हमें पढ़ाने वाली हूँ उसमें ये टर्म यूज होगी। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सेल को ना, ये एनिमल सेल भी हो सकती है और प्लांट सेल भी हो सकती है, हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे वाटर के किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। देखो अगर हम मीडियम है, किसी मीडियम में रख रहे हैं, ठीक है, अगर मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और बाहर जो है ज़्यादा है, तो क्या करेगी सेल गेन कर लेगी। बाहर देखो, बाहर हायर कंसंट्रेशन है और अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर से लोअर में जाएगा। बाहर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, हायर है, और अंदर क्या है, लोअर है, तो क्या होगा, हायर से लोअर में जाएगा ना। मॉलिक्यूल का जो वाटर के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में होगा, तो यही होगा। मीडियम में जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन सेल, तो क्या होगा, सेल क्या कर लेगी, गेन कर लेगी वाटर। क्या कर लेगी, सेल गेन कर लेगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाला वो होगा इसमें। तो ऐसे सॉल्यूशन को जहाँ पे सेल गेन करती है वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से तो होगा ये वाटर का मूवमेंट जो हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो ये ऑस्मोसिस ही है। तो जब सेल गेन करती है वाटर थ्रू दी ऑस्मोसिस, उसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक। इसमें पूछ लिया जाता है कि जब सेल गेन करती है वाटर वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक। अब देखेंगे हम मीडियम में भी जितनी मीडियम में कंसंट्रेशन है उतनी ही सेल में ही कंसंट्रेशन है वाटर की। मीन्स इसमें कोई हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन नहीं है, जितनी मीडियम है इतनी सेल में कोई नेट मूवमेंट होगा नहीं होगा, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कोई मूवमेंट क्यों नहीं होगा। जैसे कि आप 2 बकेट लो, ठीक है, उसमें आप क्या लगा दो, पाइप लगा दो, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लगा दो, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रख दो। ठीक है, कोई 2 बकेट लो, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रखो और पाइप लगा दो, क्या उसमें कोई नेट मूवमेंट होगा, कोई वाटर का कोई मूवमेंट होगा कि किसी बकेट में से दूसरे बकेट में जाएगा, नो, क्योंकि बिल्कुल अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल है। ऐसे सेम इसमें मीडियम में कंसंट्रेशन और सेल का कंसंट्रेशन वाटर का बिल्कुल इक्वल है, तो नो मूवमेंट होगा। तो इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को जब सेल में कोई मूवमेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, मीडियम का कंसंट्रेशन कम है सेल से, मीडियम का कंसंट्रेशन सेल से कम है, इट मीन्स मीडियम में कम वाटर की अमाउंट है और सेल में वाटर की अमाउंट कम है, तो क्या होगा, सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है और मीडियम के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, मीन्स सेल लूज करेगी, मीडियम में जाएगा सेल लूज करेगी वाटर को, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल लूज करेगी तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, श्रिंक हो जाएगी, और जहाँ पे सेल गेन कर रही थी वहाँ पे वो स्वेल अप हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशन थी कि अगर हम अपनी सेल को रखते हैं किसी सॉल्यूशन में तो क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने सेल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि सेल में क्या क्या होता है, किस चीज़ से बनती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें कि कौन कौन से ऑर्गेनेलेज होते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ ली। तो आज आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।